होता है इंडायरेक्ट फाइनेंसिंग। इंडायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या है कि आपने उस पर्सन को लोन नहीं दिया जिसको लोन चाहिए, बट आप किसी और अथॉरिटी को लोन दे रहे हो, किसी बिल्डर को लोन दे रहे हो। वो चीजें हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग फॉर लैंड एक्विजिशन। जब हम किसी बोरोवर को डायरेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं अंडर लैंड एक्विजिशन, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि उनको एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए लोन दिया जा सकता है, बट उसका डेक्लेरेशन क्या लेनी है कि आप उस जगह पे क्या बनाने वाले हो, लोन बनाने वाले हो। सेकंड, अब हम चेक रहे हैं इंडायरेक्ट फाइनेंस। इंडायरेक्ट फाइनेंस में आप क्या कर सकते हो, या तो पब्लिक एजेंसीज जिनका बेसिकली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनका काम होता है घर बनाना, या प्राइवेट बिल्डर्स। तो ये क्या, प्राइवेट बिल्डर्स क्या करते हैं, जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं और उसको बेच देते हैं। तो इन दो केसेस के अंदर जब लैंड एक्विजिशन की बात आएगी, लैंड एक्विजिशन के लिए कोई बंदा लोन लेना है, तो अगर तो वो है पब्लिक एजेंसी, तो पब्लिक एजेंसी को तो लोन लैंड एक्विजिशन के लिए लोन दिया जा सकता है, बट प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। तो प्राइवेट बिल्डर्स को तो बिल्कुल मना है, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन मिलेगा नहीं। बात आती है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एजेंसीज के लिए। पब्लिक एजेंसीज को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन तभी मिलेगा जब वो लैंड के साथ साथ उस जगह की क्या करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, मतलब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लाइक उन्होंने जगह ली, सिर्फ जगह के लिए लोन नहीं मिलेगा, बट अगर आप जगह के साथ साथ उसके अंदर वाटर सिस्टम, सीवेज सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, वो भी चीजें डेवलप करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी, उसके लिए आपको क्या करा जा सकता है, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन लिया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी लिमिट सेट होंगी कि कितना लोन दिया जाएगा, तो वो जो लिमिट होंगी उसके अंदर आप एक्विजिशन कॉस्ट प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है। जो आपने एक्विजिशन प्राइस लेनी है लैंड की, वो क्या लेनी है, आपने करंट मार्केट प्राइस लेनी है। बेसिकली जब भी लैंड एज अ कोलेक्टर रखा जाएगा, एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी रखा जाएगा, तो जो उसकी वैल्यू ली जाएगी वो करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू ही ली जाएगी। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा, पब्लिक एजेंसीज को तब मिलेगा अगर वो लोन लैंड एक्विजिशन के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी करवाएंगे। जो उसकी आपने लिमिट सेट करनी है, उसके लिए जो आपने वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू कौन सी लोगे, एक्विजिशन प्राइस प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट आप उसकी लेने वाले हो। एक्विजिशन प्राइस जब भी आप लोगे वो कौन सी लोगे, करंट मार्केट प्राइस ही लोगे। सेकंड, कुछ हाउसिंग इंटरमीडिएटरी एजेंसीज होती हैं, उनको जब आपने लोन प्रोवाइड करना है तो आप उनकी जो भी कुछ ट्रैकिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं, उनकी डेट इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस रेशियो चेक कर सकते हो, उनके बेसिस पे क्या करना है, आपको उनको लोन प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जब आप लोन प्रोवाइड करो एजेंसीज को या स्टेट लेवल एजेंसीज को, तो उसके अंदर आप इन्हें क्या इंश्योर कराना है कि जब आप किसी भी स्टेट लेवल एजेंसी या किसी भी पब्लिक एजेंसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन्हें उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, और ये भी देखना है वो किस तरीके से क्या है कि अपने जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे लोन रिकवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर उनसे रिकवर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलने वाला है। ठीक है। बोर्ड को ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनसे लोन की रिकवरी है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पे हो। ठीक है। इंटरमीडिएट एजेंसीज में क्यों आती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ सकती है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह ये भी आ सकते हैं। उनके आपने क्या करना है, पिछले रिकॉर्ड देखने, उस बेसिस पे आपने लोन देना है। जब आप उनको लोन दे रहे हो किसी स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड या कोई भी पब्लिक एजेंसी को, तो आपने उनका पास्ट रिकॉर्ड भी, पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, और ये भी आपने चेक करना है कि किस तरीके से बेनिफिशियरी से वो पैसा अपना रिकवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म लोन टू प्राइवेट बिल्डर्स। प्राइवेट बिल्डर्स के केस में सबसे पहली चीज तो उनको लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं मिलेगा, चाहे उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो, जो मर्जी हो, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन देने के लिए प्रोहिबिटेड है। ठीक है। प्राइवेट बिल्डर्स बेसिकली कौन होता है कि जो लैंड ली, जिसने घर बनाया, उस पर बिल्डिंग बनाई और वो बेच दी, उनको लोन दिया जा सकता है, बट उनके आपने क्या करना है, उनका बैकग्राउंड चेक करना है कि उसने पिछले अगर लोन दिया है कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, एक्सेट्रा आपने चीजें वो चेक करनी है। ठीक है। आपने जो भी लोन प्रोवाइड करना है वो कमर्शियल टर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करना है, जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आपने क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं दिया, लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, बट ये जरूर इंश्योर करना है कि जो उसने लोन पास कराया वो लैंड एक्विजिशन के लिए यूज ना हो रहा हो, लैंड स्पेकुलेशन के लिए भी यूज ना हो रहा हो। कि आपने लैंड सस्ते दामों पे खरीद लिया, हमने बोला कि खरीद बनाएंगे बट बनाया नहीं, उसको ऐसे भेज दो, उस चीज के लिए वो भी चीज क्या है, अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो भी प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं बेनिफिशियरीज से, उनके अंदर स्पेक्युलेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी, मतलब जैसे घर बनाया उसने, सपोज 100 फ्लैट्स बनाए, तो 100 लोग खरीदेंगे तो 100 क्या हुए, उसके बेनिफिशियरी हुए। तो बेनिफिशियरीज को जो भी प्राइस डॉक्यूमेंट दिया गया था, जो भी कंस्ट्रक्शन कोड दी गई थी, उसके अंदर रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके ही उनसे क्या किया हो, प्राइस चार्ज किया हो, स्पेक्युलेटिव एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ गाइडलाइन इशू करी गई हैं विद रिगार्ड्स टू द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। आपने ये भी इंश्योर कराना है कि वो गाइडलाइंस क्या हो, प्रॉपरली फॉलो हो। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी लोन लेती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं है, मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी आपने फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करना है। चाहे वो उनका कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी रिलेटेड हो, आपने वो प्रोवाइड नहीं करना है। आपने जरूर ये इंश्योर कराना है कि जो वो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल लाइन के ऊपर बेसिस होना चाहिए। मतलब बैंक्स, जब बैंक्स लोन दे रहे हैं, उनने ये चीज मतलब नहीं होना चाहिए कि जब बजट आएगा तब पैसा आएगा। उनको अपना पैसा टाइम टू टाइम बेसिस पे आना चाहिए, जो नॉर्मल कमर्शियल लाइन में अलाउड होता है कि
हर महीने जैसे लाइक ईएमआई फिक्स्ड है तो हर महीने आपको लोन रीपे करना है, तो आप किसी गवर्नमेंट बॉडीज को भी पे कर रहे हो तो आपको यही इंश्योर कराना है कि जो प्रोजेक्ट है या जो भी पैसा है वो कमर्शियल लाइन पे हो, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट है। ये ना हो कि जब बजट आएगा तब पैसा आएगा, ये चीज अलाउड नहीं है। इस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी लोन लेना चाहती है ताकि वो घर बना सके अपने इंप्लॉइज के लिए, उस केस में भी आपको लोन नहीं प्रोवाइड करने हैं। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि जब बजट आएगा तब पैसा मिलेगा, तो वो चीज अलाउड है ही नहीं, उस तरह के लोन आपने प्रोवाइड करने ही नहीं है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि आप किस किस को लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए लोन नहीं देना है, ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज जो कंपनीज नहीं है उनको लोन नहीं देना है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बजट का एलिमेंट आता है कि जब बजट आएगा तब पैसा मिलेगा, उस प्रकार का लोन नहीं देना है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए घर बनवाना चाहती है तो उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज क्वांटम ऑफ लोन, कि लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा। लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा वो एलटीवी रेशियो के ऊपर बेस्ड होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब एक जगह लोन रखा जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू रखी जाती है और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाई जाती है कि इस परसेंटेज से ज्यादा आप उसको हम लोन नहीं देने वाले। तो उसके अंदर जो लिमिट आती है दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के अंदर अगर कोई लोन है 20 लाख का तो उसके ऊपर कितनी लिमिट है 90%, 20 से 70 लाख वालों के लिए 80%, 75 लाख के लिए 75%। इस लाइक अगर सपोज एक पर्सन है वो 20 लाख का लोन लेने आ रहा है और वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है तो मतलब 20 लाख इंटू 19% उसको 18 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। एंड वही अगर सपोज कोई पर्सन है वो 50 लाख का लोन लेने आता है तो उसके ऊपर एलटीवी रेशियो कितनी है 80%, तो 50 लाख इंटू 80% मतलब उसको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा 40 लाख तक का ही लोन दिया जाएगा। तो एलटीवी रेशियो इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। इसके अंदर जब आप निकाल रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू, तो प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू के अंदर आपने स्टैम्प ड्यूटी को इंक्लूड नहीं करना है। स्टैम्प ड्यूटी के अलावा अगर कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वो है आपने उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये चीज हमने कब देखनी है, जब सपोज कोई लोन है वो 10 लाख से नीचे का है तो उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड नहीं करनी है। अगर कोई लोन 10 लाख से ज्यादा का है तो उसके अंदर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इंक्लूड कर सकते हो। तो एलटीवी रेशियो सिंपल, कितनी आपका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आपको कितने परसेंट का लोन दिया जाएगा। जब आप एलटीवी वैल्यू के अगेंस्ट अपना लोन वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वो लोन 10 लाख से कम का है तो उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। 10 लाख से ऊपर है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, कि हाउसिंग फाइनेंस देने के लिए सपोज बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है जिनकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए 7 साल होनी चाहिए। तो बैंक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं जो 7 साल के अंदर मैच्योर होंगे, कि 7 साल के अंदर उसका पैसा पे बैक किया जाएगा। तो सपोज बैंक को 100 करोड़ का लोन चाहिए तो उन्होंने क्या करा, 100 करोड़ की फाइनेंसिंग चाहिए ताकि हाउसिंग फाइनेंस को इनेबल किया जा सके। तो बैंक्स क्या करेंगे, 100 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर देंगे जिनकी मेच्योरिटी 7 साल होगी, कि 7 साल बाद बैंक्स ने पैसा पे करना है और जो पैसा इनसे आएगा 100 करोड़ उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ कंडीशन या गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस खत्म होता है। इसको हम सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिनिमम 40% लोन अपनी एनबीसी का किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा है, एमएसएमईज देखा, उनके अंदर उनको कितनी मिनिमम लैंडिंग देनी है और किस तरीके से प्रोवाइड करने हमने वो देखा, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर पहले बहुत कम चीजें आती थी बट विद टाइम हमने उसको स्कोप क्या कर दिया, वाइडन कर दिया, काफी नई एक्टिविटीज को प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। हाउसिंग फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर से बिल्कुल बाहर रखा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, बट उसको भी एनकरेज करने के लिए प्रॉपर क्या करी हमने, डायरेक्शंस दी और अपने जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या गया, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, प्रिवेंटिव रेगुलेशंस हमने क्या करी, इशू कर दी है।